अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज फिर कहते हैं सेनेट इलेक्शन में लगता है सदारती ऑर्डिनेंस मफरूजाती उसूल पर मबनी है। अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालत ओपन बैलेट रेफरेंस का जवाब नफी में देती है तो ये खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक नई बहस फिर छिड़ गई है ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन कि जब सदारती रेफरेंस चला गया कोर्ट के अंदर तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत पेश आई इलेक्शन के ऊपर सेनेट के। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज DGISPR का एक स्टेटमेंट सामने आता है। बाबर इफ्तिखार साहब कहते हैं फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे सियासत में मत घसीटें। इस बारे में कमेंट्स करने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने ले आए, दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है। कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहा है। आज क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन दी। दूसरी तरफ PDM के बड़ों की आज बैठक होती है कराची के अंदर बिलावल हाउस में। नवाज जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब आपस में मिलते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज कहते हैं कि पाक फौज अपना आईनी किरदार अदा कर रही है, ऑपोजिशन मुतनाज़ बनाना चाहती है। आज फिर से ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर तुंदो-तेज़ लहजे में रहीं। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा हम इस्लामाबाद आकर बैठेंगे और वहाँ धरना होगा, ऐसा नहीं कि आए और चले जाएंगे, हम भरपूर मुजाहरा करेंगे, नैब समेत किसी का बाप भी मेरा एहतसाब नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर धमकाना अंदाज में जो है आज का ये स्टेटमेंट दिया है। इस सब पे बात करेंगे। क्या वाकई ऑपोजिशन ये समझती है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो बदनीयती पर है, या फिर ये कि इस ऑर्डिनेंस को अदालती फैसले से मशरूत करने की क्या लीगल और आईनी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या इसके एस्पेक्ट्स होंगे, इस पर भी बात करूंगी आज मैं। दूसरी तरफ कल का जलसा है जी PDM का, हैदराबाद में पावर शो होने जा रहा है, सिंध के अंदर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मेज़बानी करेगी, इस पर भी बात करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स माय पैनल, मेरे पास मौजूद हैं आज बैठे हैं सबसे पहले जी शाहनवाज जदून साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शाहनवाज जदून साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे यासीन आज़ाद साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के सदर रह चुके हैं, साबिक सदर भी हैं और आईनी और कानूनी पहलुओं पर जब भी रोशनी डालनी होती है बड़ी बेहतरीन अंदाज में डालते हैं और काफ़ी अरसे बाद आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। बहुत अरसे से बीमार रहे थे कोविड की वजह से और अल्लाह ताला का करम है कि अब बेहतर है। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब कि आप हमें यहाँ सही सलामत अब नज़र आ रहे हैं हमारे दरमियान। और साथ हमारे बैठी हैं शाजिया सोबिया साहिबा हैं, MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शाजिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले शाहनवाज जदून साहब आपकी तरफ आती हूँ। सेनेट इंतखाबात खुफिया हो या बजरिया ओपन बैलेट हो, हुकूमत को क्यों इतनी परेशानी है? क्या परेशानियां लाहक हो गई हैं? मेंबरान के टूटने का डर है या फिर कुछ और वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, बिल्कुल हुकूमत को कोई डर नहीं है और ये तो आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले आप चले जाए पीछे तो SN इकबाल साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो ख़ुद कहते रहे कि ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए ताकि जो ख़रीद फ़रोख्त का एक बाज़ार गर्म कर रखा है इन्होंने, ताकि ये ख़त्म हो जाए। हम तो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उनका मैंडेट है उन्हें उस हिसाब से सीटें मिले, मुस्लिम लीग नून की अगर पंजाब में है या कहीं भी हैं उसमें KPK में हैं, जितने उनके उसके हिसाब से उनकी सीट आ रही हैं उनको मिलने चाहिए। क्योंकि ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 2017 के इलेक्शन में KPK के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 MP थे और उनके सेनेटर आ गए वहां से, गालिबन 3 सेनेटर आए थे। बात यह है कि 5 सेनेटर पे कहां से 3 वो आ सकते हैं इनके, हालांकि हमारे अपने लोग भिखे वहाँ और हमने उस वक्त हमारी KPK के अंदर गवर्नमेंट मजबूत भी नहीं थी लेकिन हमने अपने 20 लोग निकाले। बात ये कि हम कहते हैं कि ओपन बैलेट के जरिए हो ताकि जिस पार्टी की जितनी भी मेजॉरिटी है उनको उस हिसाब से सीट मिले। तो ये तो पहले SN इकबाल साहब भी बोलते रहे, ऑन द फ्लोर भी बोला उन्होंने कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अभी क्यों मुखालफत कर रहे हैं।
नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जाहिर सी बात है कि आपके लोग नाराज हैं और हर पार्टी में लोग बहरहाल नाराज होते हैं और वो चाहते हैं कि जी अपनी मतलूबा तौर पर जो है वो फैसला लें और डिसीजन लें, और डिसीजन मेकर होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो, जमहूरियत है। तो आपको नहीं लगता कि लोग अपनी मर्जी से वोट डालें? आप उनके ऊपर जब भी अपनी हाकमियत को मुसल्लत करने के लिए कि वो आपके साथ ही अपनी वफादारी को शो करें, इसलिए ओपन बैलेट की तरफ जा रहे हैं। वरना माजी में अभी हमारे पास, माजी करीब की मैं मिसाल ले लूँ तो सेनेट में भी तो ये हुआ कि ऑपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा थे, और जब आखिर में जब वोट डालने की बात हुई तो उस वक्त हमने देखा कि गेम ही चेंज हो गया। तो रेदा हम तो इसलिए बोल रहे हैं, आपने भी तो बात किया। ये है, हम तो यही बोल रहे हैं ना कि जिसके पास अक्सरियत हो उनका हक है, उनका राइट है। हम तो ये करें कि ओपन बैलेट के थ्रू होते। जब सेनेट का भी ये नो कॉन्फिडेंस का आया तो रात को अपोजिशन वाले जब डिनर पे बैठे हैं तो 64 इनके सेनेटर थे। दूसरे दिन जब बैठे फिर 64 सेनेटर थे लंच पे। जब लंच पे बैठे फिर वही बात यह है कि कौन लोग इनसे स्लिप हो गए। अब अगर ओपन पे होता तो इनको पता लगता। किया ना, वो आपने किया बात ना। ये नहीं कि बात वो ये तो हमने हुकूमत ने खरीद हमने लिए ना। हमने हुकूमत नहीं खरीदे हैं। फिर बात किसने ये नहीं कि खरीदे? सामने अब उन्होंने या पार्टी से नाराज थे या जो भी उनका होता उन्होंने खुफिया, लेकिन ये नहीं कि अगर लेकिन सामने उनकी होते तो कम वफादारियां से कम हुकूमत ने तब्दील बात ये कराई कि ना। अगर सामने होते हैं, सामने ओपन उसमें होता तो पार्टी को भी पता लगता कि भाई मेरा ये सेनेटर जो ना वो पार्टी के अगेंस्ट गया है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान पे मैं जीता हूं तो मैं पार्टी के हर फैसले को जो ना मुझे फॉलो करना मेरा फर्ज है कि मैं पार्टी के फैसलों को फॉलो करूं, कि भाई वो मेरा फर्ज है कि पार्टी ने मुझे ये इज्जत बख्शी है कि मैं दूसरे पार्टी को वोट दे दूं सेनेट में या इससे उसमें। तो ये पार्टी का है कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमपीए है तो वो उसका राइट वो है कि पार्टी का वो है कि भाई वो पार्टी के कैंडिडेट को वोट करे। अच्छा, चले ठीक है, मैं इस पे मजीद आगे चलूंगी। मैं यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुझे याद है 97 में भी एक मामला हुआ था, नवाज शरीफ साहब एक अमेंडमेंट लेकर आए थे और आपको याद होगा सारा मामला। और इसी तरह से ये अब इस वक्त जो बात हो रही है कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, ये हम तो माजी में भी ऐसा देख चुके हैं कि अगर चाह रहे हैं कि पता चल जाए कि कौन किसको वोट डालेगा, तो क्या गलत बात है ये? मैं एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से आईनी बात करूँगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसमें हमारे जो सदर पाकिस्तान हैं या वज़ीर आज़म हैं, ये आइन के तहत हलफ उठाते हैं इस बात का कि वो आइन की जो है ना प्रोटेक्शन करेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे, नंबर 1। इससे भी पहले सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जैसे फैज़ ईसा वाला, और वो मेलाफाइडी करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेलाफाइडी है, उसको ख्वाहिश कर दिया उन्होंने। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट का काम क्या है। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी। ये दोनों नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट के मेंबर, एक सूबाई और एक कौमी सतह पे। अब जब आप कोई कानून साजी करते हैं तो आपको वक्त से पहले डिसाइड करना चाहिए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं हैरान परेशान हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी में 42 साल प्रैक्टिस में वकील की हैसियत से पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि अजीब सूरत हाल सामने आई कि पहले आपने रेफरेंस फाइल कर दिया बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि आप राय दें कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए या जो आइन का आर्टिकल 226 कहता है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। वहाँ कर दिया। करने के बाद पता नहीं आपको क्या घबराहट थी और फ़ौरन इल्ज़ाम लगाना तो हमारा है कि जी फ़लाँ बिक गया और इनकी वैल्यू लग गई। मैं इस डिटेल में नहीं जाने चाहता क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जब तक किसी के पास कोई सबूत ना हो उस वक्त किसी पे इल्ज़ाम लगाना मेरे नज़दीक बहैसियत वकील के मैं समझता हूँ गलत है। बगैर एविडेंस के कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब जब रेफरेंस दाखिल किया गया तो सेनेट के चेयरमैन ने और 3 सूबाई हुकूमतों ने जवाब किसके फेवर में दिया, जो रेफरेंस फाइल किया गया उसके फेवर में दिया। सूबाई गवर्नमेंट सिंध वाली ने आइन के आर्टिकल 226 के तहत जवाब दाखिल किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने भी जो जवाब दिया उसमें दाखिल किया कि भाई वाज़ह तौर पे किया कि आइन के आर्टिकल 226 से हटकर हम कोई काम नहीं कर सकते। अब आइन के आर्टिकल 226 को अमेंड करने के लिए ज़ाहिर है पार्लियामेंट के पास जो रास्ता है वो पार्लियामेंट के अंदर ही जाके कानून साजी करना है। और ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत के पास सादा अक्सरियत बड़ी मुश्किल से मौजूद है। आइन के किसी आर्टिकल को अमेंड करने के लिए
आइन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी असेंबली के अंदर चाहिए, जो आपके पास नहीं है। वो तो आप शाह क्या महमूद कुरैशी खुद भी कल कह चुके हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास ये अक्सरियत नहीं थी और आप समझ रहे थे कि पार्लियामेंट में जाने के बाद हमारी बेइज्जती होगी, तो फिर आप पार्लियामेंट में इस कानून साजी को ले क्यों गए, जब आपको ये पता था कि पार्लियामेंट के अंदर हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते, ना हम इस पोजीशन में हैं। सिंपल ग्राउंड क्या दिया गया कि अगर ये लोग हमारे साथ हाँ नहीं करते तो हम ये श्योर करेंगे कि चूँकि सेनेट के वोटर की एक वैल्यू कीमत लगने वाली है, और उस कीमत की वजह से जो है ना, हम इनको पब्लिक के सामने जिस तरह हस्बे मामूल हम कहते हैं कि करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, खा गए पी गए, वो हमें नारा लगाने में काम देगा। पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, ज़रा इसको देखें। पार्लियामेंट में जब आपको ये पता है कि आप अमेंडमेंट करने की पोजीशन में नहीं हैं और आपने रेफरेंस पहले सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया, तो फिर आपको पार्लियामेंट में इस इशू को ले जाने की ज़रूरत क्या थी। पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए आपने कोई एक बहन या 2 दिन के इजलास पे खर्च किया, दोनों साइड पर पेमेंट एक को नहीं होती, दोनों साइड पे पेमेंट होती है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली के अंदर हैं उनकी पे होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको ये पता था, तो उसके बाद ये मामला जब आप सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो आपको कौन सी घबराहट है कि आपने पहली दफ़ा एक ऑर्डिनेंस जारी किया जो मफरूज़ों की बिना पर है। और यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जुमला कहा, मैंने कहा मैंने 42 साल वकालत में एक से एक अमेंडमेंट करते हुए देखा, लेकिन कंडीशनल अमेंडमेंट कानून के मुताबिक कहीं भी नहीं है। प्रेसिडेंट जारी कर दे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का काम यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट कहती है आप उसके कहने पे हाँ का एज ए क्लर्क काम करते रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि आइन से जो वफादारी की कसम आपने उठाई है, उससे भी एक किस्म का निराफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 322 हुकूमतें और सेनेट के चेयरमैन ने जो जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, इन चारों आदमियों ने भी सूबाई हुकूमत, तीनों सूबाई हुकूमतों ने और सेनेट के चेयरमैन ने भी आइन से पासदारी की कसम उठाई हुई है। आइन का आर्टिकल 226 जब वाज़िया था, तो मैं सवाल करने में हक बजानम हूँ कि सेनेट ने जो जवाब दाखिल किया वो 226 के मुताबिक क्यों नहीं दाखिल किया, सिवाय सिंध गवर्नमेंट के और इलेक्शन कमीशन के। बाकी तीनों सूबाई हुकूमतों के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी ओथ उठाया आइन के मुताबिक, और उन तीनों ने फेवर किसको किया, आइन को फेवर नहीं किया, उन तीनों ने हुकूमत को फेवर किया। मैं ये कहता हूँ कि इस टाइप के स्टेप जो हैं, आप इस पाकिस्तान को कहाँ ले जाने चाहते हैं, क्या करने चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। मैं पार्टी बेसिस से हट के बात करता हूँ, मैं वकील के हैसियत से बात करता हूँ कि आखिर जब आइन के अंदर बाकायदा क्लियर कट मौजूद है कि 226 के तहत ये इलेक्शन होंगे और बाकी सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे, तो कौन सी क़यामत आ गई कि अगर पहले करप्शन था अब करप्शन हो जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। आपने पूरे आइन को दाव पे लगा दिया, आपने आइन का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये 1973 का आइन मजाक नहीं है, ठीक है। इस पे अगर आप अमल नहीं करते, चाहे सेनेट के चेयरमैन से भी सवाल करने में आग बजानम हो कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हम बाउंड हैं 226 के तहत इलेक्शन कराने के जो आइन कहता है, तो सेनेट के चेयरमैन जो एक अपर हाउस का चेयरमैन है, मैं उससे पूछता हूँ कि उसने गवर्नमेंट के कहने पर जवाब क्यों दिया, उसने आइन के मुताबिक जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये चीज़ें इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। आइन का सत्यानाश करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए। मैं नहीं पता कि कौन सी पार्टी को तो सेनेट में अक्सरियत होगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खुदा के लिए इस आइन का मजाक मत बनाएं। ये दस्तूर जो है इस मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए है, ये इसलिए नहीं है कि जो जीत आपके जहन में आया आप वो चीज़ करना शुरू कर दें। फिर आपको मैं एक बात और कहूँगा कि सदर पाकिस्तान को ये देख लें कि आइन का जो आर्टिकल 89 है, जो ऑर्डिनेंस जारी, क्या सदर पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि मैं पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज चुका हूँ, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के जो रिमार्क्स आपके, ये पहला मैंने ऑर्डिनेंस देखा है जिसमें शर्त है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेटिंग की इजाज़त देगा तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं ओपन बैलेटिंग नहीं होगी तो ये जो है ना ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। मैं हैरान हूँ कि किस किस्म की ये पार्लियामेंट है, किस किस्म के पार्लियामेंटेरियन हमारे वहाँ बैठ के कानून साजी करते हैं। और पार्लियामेंट के लोग जब वहाँ जाते हैं तो तकसीम क्या होती है कि 2 पीपल पार्टी के बोलेंगे, 2 नून के बोलेंगे, 4 गवर्नमेंट के बोलेंगे। तो ये बाकी जो मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं इनका बोलने का हक नहीं है आइन पे। क्या वहाँ जो पाबंदी लगाते हैं क्यों लगाते हैं? मैं इन दोनों आदमियों से ये सवाल करता हूँ
ठीक। कि कानून साजी की बात हो रही है हाँ। तो हर पार्लियामेंट के मेंबर को पूरा का पूरा टाइम मिलना चाहिए। ठीक और है। एक चीज़ जो मैं लास्ट पे आपके ऊपर जी बिल्कुल कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सेनेट के इलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, जी। ये ट्रांसफरेबल वोट है। इसको बैलेट पेपर जब आप लेके सामने खड़े होंगे, पहला वोट मैं मैडम को देना चाहता हूँ, सेकंड में इनको देना चाहता हूँ, थर्ड में आपको देना चाहता हूँ। आपके खड़े होने के बाद मैं बाउंड डाउन हूँ कि सिर्फ जो जिस जमात का आदमी है उसको सेकंड चॉइस भी दूँ, थर्ड भी दूँ, फोर्थ भी दूँ, फिफ्थ भी दूँ। क्या ये मेरी आज़ादी पे डाका नहीं है क्या मुझे इतना रहा? और फिर सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। ये ओपन बैलेटिंग पेपर में जाके तो पार्टी का चेयरमैन जब खड़ा होगा वोटर के सर पे, तो आप क्या मजाक बनाने चाहते हैं? हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन भी है, हमने तो कभी डिमांड नहीं किया कि ओपन करें, हम जाते हैं, आपने फर्स्ट चॉइस भी देते हैं, सेकंड चॉइस भी देते हैं, थर्ड चॉइस भी देते हैं, और उस हिसाब से अभी रिसेंटली हमारा इलेक्शन हुआ है, रिसेंटली हमारा इलेक्शन हुआ, हमने उसी हमारे रूल्स हैं, हम रूल्स के मुताबिक चलते हैं। ये तो आइन के मुताबिक भी चलने के लिए तैयार नहीं है। मैं हैरान हूँ इस बात पे। ठीक है यासिन साहब, आपने बड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। मैं शाजिया की तरफ आती हूँ। शाजिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जैसे ये रेफरेंस आया और फ़ौरन ही जो है वो उसकी मुखालफत भी की और फिर ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बड़ी मुखालफत की। कल हम देख रहे थे रज़ा रब्बानी साहब और आज भी बड़े वोकल थे और शहीद रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सो ये जो सारा मामला है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या मजीद मौक़िफ़ रखती है अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रिदा देखें, बात आती है कि जब आप ओथ लेते, जब अभी यासिन साहब ने कहा कि जब आप ओथ लेते हैं तो उसकी पासदारी करना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट जो है बहुत इनसिक्योर है। जब से ये आई हैं ये सारे उल्टे काम कर रही हैं। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि आइन की बालादस्ती की बात की हो इन्होंने या पार्लियामेंट की सुपरमिसी की बात की हो। पार्लियामेंट को इन्होंने बेतौकीर कर दिया है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एवरी वेडनेसडे मैं खुद आकर अपना एक प्राइम मिनिस्टर आर रखूंगा जिसमें क्वेश्चंस के आंसर में दूंगा। क्या वो आए? अब तक 2.5 साल गुजरने को हैं और अभी तक वो नजर नहीं आ रहे हैं। और यही प्राइम मिनिस्टर होते थे जब अपोजिशन में होते थे तो ब्लेम करते थे कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ होना चाहिए। तो इन्होंने कौन सी बात की पासदारी की है? या ये इन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर जो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर की बात की थी, या जो सिविल नाफरमानी की थी, या जितने भी लोगों को इन्होंने वादे दिलाए थे या उम्मीदें दिलाई थी, क्या एक उम्मीद इन्होंने पूरी की? नहीं की। लेकिन जब हम अपोजिशन बात करना चाहती है पार्लियामेंट में तो ये इनके जो स्पीकर साहब हैं वो भी देखा जाए तो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं। क्या वो उस आइन को पूरा करते हैं? क्या वो अपने ओथ को उसी तरह से लेकर चलते हैं कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, क्या वो देते हैं? नहीं देते हैं। अभी भी आपने देखा कि जो चीज़ अपोजिशन को करनी चाहिए थी वो हुकूमती बेंचों से हो रही थी। इस दफा हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि कोरम की पॉइंट आउट करना फेडरल मिनिस्टर ने किया है। ये कभी इस मुल्क की हिस्ट्री में नहीं हुआ। लेकिन ये गवर्नमेंट हर वो गलत काम करेगी जो इनके फेवर में होगा। जब ये पोजीशन में थे, नैब की जो लॉ थे उनमें चेंजेस इन्होंने नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जब इनको अपने लिए फेवर चाहिए तो नैब की लॉ में अमेंडमेंट भी इनको करनी है। सेनेट के इलेक्शन के जो लॉज हैं वो भी रूल सारे इन्होंने चेंज करने हैं, क्योंकि ये इनसिक्योर हैं। जहां इनको लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग या इत्तेहादी जो हैं वो हमसे टूट जाएंगे, या हम लोग ऐसा ना हो कि हमारी गवर्नमेंट हमारे हाथ से निकल जाए, ये कुछ भी कर सकते हैं। इदारों को मुतनाज़ बना सकते हैं। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने मुतनाज़ बनाया, इन्होंने अपनी पाकिस्तानी अफवाज को मुतनाज़ बनाया, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ बनाया। हर चीज़ में ये वो हर काम करेंगे जहां पे इनको फेवर मिल सके। लेकिन अगर आप आईनी तरीके से चले तो मेरे ख्याल में आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी चीज को रोल बैक करने की। और मेरे ख्याल में जो इन्होंने प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक लगा के रखी हुई है, मेरे ख्याल में वो आंखें बंद करके उनके सामने जो डॉक्यूमेंट आता है उस पर साइन कर देते। मेरे ख्याल में उनको पढ़ना चाहिए। ये मुझे समझ में नहीं आता कि उनके लीगल एडवाइजर कौन है जो उनसे धड़ाधड़ इस तरह से तो वो उनसे किसी भी पेपर पे साइन करवा लेंगे, फिर ये क्या करेंगे? और उसके बाद जब इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आकर खड़े होकर ये बयान देते हैं पार्लियामेंट में कि हमारे पास नंबर्स नहीं हैं, तो फिर आप ये लॉ लाए क्यों? आपने इस तरफ आने की कोशिश क्यों की? सही बात की यासीन साहब ने कि जब ऑर्डिनेंस आप ऑलरेडी भेज चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आप उसका वेट कर लेते। तो ये सारी चीजें एक मेरे ख्याल में ये एक तरह से पूरी आवाम को और पूरे लोग जो भी पार्टी के लोग हैं अपने लोगों को एक धोखा दे रहे हैं। सबके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इनके जो नाकामी है
इनकॉम्पिटेंसी वो हाईलाइट ना हो। जब इनसे पूछा जाए कि महंगाई क्यों हो रही है तो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। जब इनसे पूछा जाए कि बिजली क्यों महंगी हो गई तो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। पिछले 10 साल के रोना रोते हैं, लेकिन लोग अभी परेशान हैं सिर्फ 2.5 साल से। तो वो 2.5 साल, 10 साल को छोड़ दें आप, अभी 2.5 साल का आप सिर्फ बता दें कि आपने क्या किया है। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और जाहिर सी बात है कि ऑपोजिशन इस वक्त नाला है हुकूमत से इस मामले पे भी, जहां अगर कहीं कुछ बनती हुई बात भी होती है तो वो वहां से फिर बिगड़ जाती है। कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है, सदारती ऑर्डिनेंस का मामला और सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, ये दोनों इस वक्त ज़ेर बहस है और बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है जी। यहाँ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू हो रही है जी सेनेट के हवाले से। और दूसरा आज जी हमने देखा है कि ख़ास तौर पे इस पे भी जी DGISPR ने भी ख़ास तौर पे आज सियासत के हवाले से जो एलिगेशंस का मामला था उसमें भी बहुत ज़्यादा आज स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल मैं इस वक्त शाहनवाज जदून साहब की तरफ बढ़ती हूँ। शाहनवाज जदून साहब, ये बताएं कि आप लोगों को ये वाकई डर है, क्योंकि अब देखें जिस तरह की एक्सप्लेनेशन इस वक्त दिया है यासीन आज़ाद साहब ने आईनी और कानूनी तौर पे, और जिस तरह से शाजिया बात कर रही हैं कि आप लोगों ने हर चीज़ में जो है वो यू टर्न लिया है और सारे मामलात की ऐसी तैसी, यानी कि इससे जो मैं अखज़ कर रही हूँ नतीजा दोनों की गुफ्तगू से वो ये है कि सारे जो इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट्स पे जो जितने भी मामलात हैं उन सब में ही अनफॉर्चुनेटली हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। और ये उसमें उसका एक और शाखसाना जो तक हमें सेनेट के मामले में नजर आ रहा है। आप तो यहाँ तक अब चुके, इस वक्त तो ये बहस चल रही है मुख्तदर हलकों में कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे ये दे देता है कि जी गो अहेड दे देता है तो भी वो फंसेगा, और उसमें भी जो है वो बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, और आपस में एक नई बहस और डिबेट छिड़ जाएगी पूरे मुल्क के अंदर। क्योंकि अगर एक चीज़ आइन में बता दी गई है, एक चीज़ आइनी तौर पे आपको समझा दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी वाज़ेह इंडिकेशंस, उसकी वाज़ेह डेफिनेशन मौजूद है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ को हमेशा क्यों छेड़ते हो उसी फ्रंट पे जाके जो कानून से और आइन से तसादुम कर रही होती है? सबसे पहले तो मैं अपनी बहन जो शाजिया बोल रही थी कि कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा टाइम कौमी असम्बली में अपोजिशन को दिया जाता है, लेकिन नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा आप रिकॉर्ड निकाल ले, यहाँ सिंध का भी निकाल ले। बात ये कि सिंध, देख कर आई हूँ बात ये है, बात ये कि आप मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ और मैं ये वाज़ेह बता रही हूँ कि नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा आप सिंध का भी निकाल ले और कौमी असम्बली का भी निकाल ले। सिंध में यहाँ तो अपोजिशन लीडर का माइक नहीं खोलते ये लोग, ये हाल है कि अपोजिशन लीडर का माइक तक नहीं खोलते हैं। और जब किसी करारदाद पे रायशुमारी का कहते हैं तो इनके पास अक्सरियत नहीं होते, लेकिन ये फिर भी पास कर देते हैं, यहाँ ये पास कर देते हैं, यहाँ ये पास कर देते हैं। बाकी 2.5 साल में ये बता दिया पोजीशन के उन्होंने कौन सी, वो जब भी आते हैं किरदार कुशी करते हैं, वहां पर कोई इनके वो 3-4 लोग हैं उनके, जब भी फ्लोर पे उठते हैं वो मसलन जाती हमले करते हैं, कभी एक मेंबर पे कभी दूसरे मेंबर पे। कहते हैं इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब तो आते हैं उसमें, लेकिन ये लोग बात सुनते हैं उनकी? ये तो एक प्लानिंग के तहत भाई जब वो हाउस में आते हैं तो ये पूरा हाउस सर पे उठा देते, बात ही नहीं सुनते। दूसरी बात ये कहते हैं कि एनआरओ, बिल्कुल हम कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। आज जो इस मुल्क में ये महंगाई है ये इनकी वजह से है। आज ये 100 अरब डॉलर करता, ये इमरान खान ने 2.5 साल में नहीं लिया है, ये इन्होंने लिया है। इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का आपने इनसे ले लिया है, हमने वापस भी किया है रिदा, हमने वापस भी किया है, हमने 16,000 अरब रुपए जो ना वापस भी किए हैं, हमने वापस भी किया है, वो भी जरा वो कर दे। दूसरी बात यह है कि तारीख में ये कह रहे कि क्या किया, तारीख में पहली मर्तबा 2 बड़े डैम बन रहे। 50, आप मुझे 50 साल की तारीख में बता दे अयूब खान के बाद कौन सा डैम बना है? तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, इमरान खान की गवर्नमेंट में 2 डैम बड़े बन रहे हैं। उसके अलावा आप देख ले सेहत कार्ड, उसके यानी रिजर्व, ये जब मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट छोड़ के गई थी तो इन्होंने क्या 15 दिन के रिजर्व पड़े हुए थे, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के साथ। आज ये कहते हैं कि नहीं 2.5 साल पहले जो ना महंगाई, हमने तो मुस्लिम लीग नून का वो दौर भी देखा था कि उस वक्त का 30 रुपए किलो आटा जब 3 रुपए का था तो 30 रुपए का हमने आटा खरीदा 97 में, 98 में, हमें वो दिन भी याद है। बात यह कि इनका दिया हुआ ये गिफ्ट है हमें, और इंशाल्लाह जिस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ी है हमारी
और हमारी रिजर्व भी बढ़े और इंशाल्लाह ये महंगाई की जो ये एक वो आया हुआ है इंशाल्लाह इससे भी निकलेंगे। अवाम को हम रिलीफ देंगे। हमने 6000 अभी ये कह रहे कि क्या हमने 6000 मकानात अभी वो दिए हैं, इंशाल्लाह वो दे रहे हैं लोगों को। हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें दे रहे हैं लोगों को, रिलीफ दे रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो इनका ये जब भी वो कहते हैं कि भाई 2.5 साल में 2.5 साल में, मुझे ये बता दें कि ये 2.5 साल, ये 2.5 साल ये नहीं कि सिंध के अंदर 13 साल इनके हो गए। अगर इतना ही रिलीफ दिया था तो फिर आवाम के सामने भी ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोग आते ना। अब परसों पिछले हफ्ते जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कॉल्स ली वो भी आपने रिकॉर्डेड प्रोग्राम चला दिया उठा के, सो आप लाइव प्रोग्राम में लेते ना कॉल्स और रिदा हमने कोर्ट के अंदर जो दिए लोगों को रिलीफ दिए, हमने बाकायदा कंप्यूटराइज है हर यूनियन काउंसिल में। हमने अगर 12-12 हजार रुपए दिए, हमने इनकी तरफ फेक वो नहीं दिए कि भाई इन्होंने कहा कि 8 अरब रुपए का इन्होंने कहा हमने राशन बांट दिया, किसी को पता नहीं लिया। हमने जो 12-12 हजार रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर दिए और जिसमें खाली 60 अरब रुपए सिंध के अंदर दिए, सिंध के अंदर दिए बात, लेकिन उसका एक उसके नतीजे में आपने तरक्याती फंड रोक लिए 12-12 हजार रुपए देने में। बात सारे तरक्याती फंड, सारे तरक्याती काम हो रहे हैं कराची के अंदर, अभी जो काम हो रहा है डेवलपमेंट काम हो रहा है, आप देख ले, आप निकले उसमें बात ये नहीं कि सब हो रहा है, लेकिन बात ये है कि इन्होंने कुछ छोड़ा भी तो नहीं था। इन्होंने ये जब गवर्नमेंट छोड़ के गए थे तो क्या था, आप तो सीनियर साफी, आपको पता नहीं, सारा सब कुछ आपको पता है इन्होंने क्या इस मुल्क के साथ क्या हालत कर दी थी। आज जो लोड शेडिंग हो रही है, अगर ये वक्त पे डैम बना देते, मुझे ये बताएं, यासीन आजाद साहब सीनियर कानूनदान है, ये जो लाहौर में मेट्रो बनी है, ये खरबों रुपए जो लोन लिया है, क्या इस पे हम डैम नहीं बना सकते थे उस वक्त? अगर डैम बना देते तो आज मुल्क में ये डैम बना देते उस वक्त। नहीं मेट्रो देखिए, एक मिनट, अगर मेट्रो भी बनी है लेकिन मेट्रो का प्रोजेक्ट आज मेट्रो मुझे ये बता दें कि आप लोग मेट्रो लाते हैं, सुन ले बात कि मेट्रो आज बिल कितना आ रहा है, मेट्रो का सुन ले मेरी इलेक्ट्रिक बिल कितना आ रहा है? सुन ले, आज आपसे चाइना नाराज बैठा है, आज आपसे सारे इत्तेहादी जितने भी ममालिक नाराज बैठे इन्हीं बातों की वजह से। देखें आप लोग ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, वहां आपने कंटेनर पे खड़े होकर दे दिए थे रजब तैयब उर्दगान साहब के बारे में, तो रजब साहब नाराज थे, वजीर आजम साहब से मिलना नहीं चाहते थे। वो मैं दोबारा नहीं जाना चाहती उन मामलात में कि जब वो गए और सारी चीजें क्या हुई, मुझे बहुत अच्छे से अंदर से सारी चीजों का पता है, लेकिन ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दिया करेंगे, आप लोग के लिए अपने लिए आगे जाके खतरनाक हो जाते हैं। मेट्रो की जहां तक बात है, वो सीपैक का हिस्सा है जो वहां लाहौर में इन्होंने अभी स्टार्ट हुआ है, और बाकी ये सारे प्रोजेक्ट सीपैक के अंडर ये बता दें कि आज उसके इलेक्ट्रिक बिल उसके कितना है? देखिए वो क्या चीजें उसके चलाने उसके के उसमें लिए ये डैम बना देते तो बिजली हमें वो नहीं मिलते? इतने कम पैसों में तो डैम नहीं क्यों नहीं बनते? उस वक्त क्या कॉस्ट थी उसकी डैम की, और अभी उस वक्त अगर ये इससे पहले इनकी गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने जो अरबों रुपए लिए कि चलो ये इससे पहले गवर्नमेंट ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस मुल्क में गवर्नमेंट करते आ रहे हैं बहुत ज्यादा हुकूमत को, माजी की हुकूमतों से। मैंने शुरू में कहा था कि आज के जिस मौजू से मैं इन दोनों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मौजू पे आए, पीटीआई के दोस्तों को जिस प्रोग्राम में मैं भी देखता हूँ, सिवाय इसके इवन उलमा और मशाइख से आज जो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था वहाँ भी लूट मार और डाके की बात की उन्होंने, इसके अलावा कोई बात नहीं की। हालांकि वो मजहबी इज्तिमा था, वहाँ उस अंदाज में बात होनी चाहिए थी। पूरी स्पीच को चला दें जो पीएम ने आज उलमा मशाइख से एड्रेस करते हुए तकरीर की है। एक जुमला मुझे याद है, आज उन्होंने कहा कि ये चोर और डाकू लुटेरे, वो एज यूजुअल उन्होंने ये जुमले अल्फाज दोहराए और फिर कहा कि ये कहते हैं आवाम को कि मेरी चोरी बचाने के लिए निकलो। मुझे वो जुमला बड़ा उनका याद हो गया। मैं जो हाँ ये सब बहुत अच्छे हैं, मैं इनका प्रॉब्लम यह है कि मैं जिस डिबेट में जाता हूँ ना, या कभी कभार मैं टीवी खोलता हूँ ना, जितने चैनल्स हैं उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कम से कम 6 वजीर एक साथ बैठे होते हैं, 6 वजीर एक साथ बैठे हैं, और वो 6 वजीर बारी बारी सारे बोलते हैं और सबके मुंह में एक ही होता है चोर डाकू। शिबली फराज साहब के मुतालिक मेरा अपना ये ख्याल था, जब तक वो सेनेट में रहे, सेनेट में वो बड़े मेच्योर्ड अंदाज में बात करते थे, लेकिन जिस सेंस से आपने वजीर इत्तलात उनको बना दिया, उनका स्टाइल भी वही हो गया। जो वजीर आजम खुद भी परेशान है, वैसे ये भी बता दूं, वजीर आजम खुद भी परेशान है। वजीर आजम परेशान हो, उनकी उनसे परेशानी का पूरी दुनिया का आलम यह है कि वजीर आजम खुद नहीं वजीर आजम परेशान है उनसे। वजीर आजम की डिमांड यही है कि आप खुल के बोलो, ये चीजें बोलो, गालियां दो, वजीर आजम की डिमांड है। वो कह रहे हैं कि वो उस तरह फिर भी बात नहीं कर फिर आ जाता जो उनकी डिमांड है। आज मैं एक सिंपल सी बात करने लगा हूँ, अपने दोस्त पीटीआई वालों से एक सवाल करता हूँ।
आप कहते हैं जी बिजली के अगर कोई कारखाने बने हैं तो उससे बिजली पैदा होती है, पाकिस्तान के लोगों को मिलता है ना, जिसमें आप 9 रुपए से लेके आज 15 रुपए यूनिट पे लेके गए, 22 रुपए पे चला गया, 22 रुपए पे चला गया। मैं एक बात कर रहा हूँ, अब आप ये बता दें कि 8 रुपए से 22 रुपए पे वो चला जो गया बिजली पे पैदा करने की जो प्रोडक्शन हुई है जी, उसमें जो लोग पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो बिजली का बिल भरते हैं और जिसमें ज़्यादा टैक्सीज हैं वो कौमी ख़जाने में जाते हैं या किसी और में जाते हैं। अगर वो बिजली के ना होते हैं, मेगावाट प्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या ऐसी हालत में वो पैसा जो आज कौमी ख़जाने में जा रहा है क्या जाता? वज़न किस पे आ रहा है? पाकिस्तान के 22 करोड़ के गरीब आवाम पे आ रहा है। पेट्रोल इस महीने में 3 दफ़ा आपने बढ़ा दिया। लोग कल से फिर दोबारा जो रेट चले हैं प्राइसेस के, अगर आप उनको देखेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि किसी को डाकू चोर कहने से पहले आपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र मारें कि जो लोग आपके साथ बैठे हैं वो कौन से फरिश्ते बैठे हुए हैं। ठीक है। फिर आप दुनिया पे एलिगेशन लगाते हैं कि खा गए पी गए, तो जब हम ये कहते हैं कि हलीमा खान का बताएं 60 अरब कहाँ से आया, तो आप लड़ाई झगड़े के लिए उत्तर आते हैं कि हलीमा का नाम क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 करोड़ रुपया फ़ाइन कर दिया और फाइन करने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को लीगलाइज करा लिया उन्होंने। तो ये बेनिफिट आपने दूसरों को दिया या नहीं दिया? क्वेश्चन ये है कि क्या आप कब तक ये रोते रहेंगे डाकू हैं चोर हैं? ये 28 महीने के अंदर मुझे एक बता दें कि पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ करप्शन का केस आप सामने साबित किया। नंबर 1, क्या करप्शन में खाली पॉलिटिशियन है या कोई और लोग भी हैं? क्या आप में इतनी अखलाकी जरूरत है कि सी पैक के जो इस वक्त आपने सरबराह बनाया हुआ है वो देखते देखते अरबपति हो गया? क्या पीटीआई की गवर्नमेंट में इतनी अखलाकी जरूरत है कि उसके मतलब कहें कि उससे हिसाब लो कि तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई है? ये पॉलिटिशियन एक दूसरे के खुद कपड़े उतारते हैं, दूसरे के खिलाफ बोलने की पोजीशन में नहीं है। मैं किसी पार्टी की मैं सरेआम बात करता हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दारी में सजाए मौत हुई है, नवाज शरीफ को कहते हैं मफरूर है, कभी ये भी तो कह दो कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है वो भी मफरूर है, उसको भी पकड़ के ले आओ क्योंकि उसको सजाए मौत है। कौन कहेगा? क्योंकि आप उन लोगों को नाराज़ नहीं कर सकते जिनकी वजह से 28 महीने पूरे किए हैं। आप उनको खुश रखना चाहते हैं, आप में इतनी अखला की जरूरत है ही नहीं। मैं कहता हूँ इत्साब का अमल करना है तो पूरे के पूरे जितने इदारे हैं, चाहे अदलिया का इदारा हो, चाहे फौज का इदारा हो, चाहे पॉलिटिशियन हो या कोई हो, सबके खिलाफ इत्साब कोई हुकूमत करके दिखाए। जिस जो हमारे पीएम हैं इनको पता नहीं ये कब से जानते हैं, मैं 99 से जानता हूँ। मैंने सबसे पहले कराची बार में जब मैं प्रेसिडेंट था मैंने उनका एड्रेस कराया था। उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं। मैंने उनको कहा कि जो आपका स्टाइल है उस स्टाइल में मैं आपके साथ नहीं चल सकता। ये 99 की बात है, मैंने पहला एड्रेस कराया। आप सिंपल ये है, पॉलिटिकल पार्टीज में मेरी पार्टी गलत काम करती है, मैं बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, आपके प्रोग्राम में बोला हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारी मजबूरी ये है कि हम जब कोई पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन कर लेते हैं तो हम बाउंड हैं कि जो नारा से हमारे सरबराह ने लगाया वही नारा आप लगा दें। मैं सिंपल आपसे इस बात करना चाहता हूँ कि मौजू की तरफ आएँ। मैं अपील करता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से कि आइन के साथ मत खेलें, आइन को तबाह बर्बाद मत करें। ये तमाम जब चीज़ें आप करेंगे, पार्लियामेंट का इदारा जो मेरे नज़दीक सबसे मजबूत इदारा होना चाहिए था, आज सबसे कमजोर तरीन इदारा बन के बैठा। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगी शाजिया। कल आप लोग पीडीएम का जलसा भी होने जा रहा है हैदराबाद में और पावर शो करने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजबानी कर रही है। मुझे ये बताएं कि अब क्या आगे लाया अमल है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्तीफों की बात तो दबी दबी सी हो गई है और जो लॉन्ग मार्च की डेट दी है तो क्या होगा उसमें फिर? सबसे पहले तो अभी भाई ने बात की माइक ना तो देखें कौमी असेंबली के लीडर अपोजिशन को ही जेल में तो माइक ना होने पे रोना रो रहे हैं, जेल में बिठा दिया गया वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा था कि मैंने इस जगह पे मैंने इस जगह पे 22 साल जदोजहद, ठीक है, और उसके बाद खुद ही उन्होंने यू-टर्न लिया और उन्होंने चाहिए 6 महीने चाहिए हर तैयार होने के लिए, तैयार ही नहीं थे, रेडी यहाँ पे लाके बिठा। तो इसका मतलब है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब अपनी पहली स्पीच की थी तो उन्होंने सिलेक्टेड कवर सही
नहीं, कि आपको तो पता ही नहीं था, आपको लाके बिठा दिया गया, और जो स्क्रिप्ट आपको मिलता है आपको मिलता है, और जहाँ पे वो स्क्रिप्ट खत्म हो जाता है तो एक ही आवाज होती है कि चोर और डाकुओं को एनआरओ नहीं। लेकिन आप ये देखें कि रिपोर्ट में कहाँ से कहाँ किसके दौर में, और अगर आपने एहतसाब करना है तो अक्रॉस द बोर्ड जो आपने दाएं बाएं जो हर हुकूमत का हिस्सा बन के रहे हैं उनके कोई एहतसाब। और दूसरी बात ये है कि जब आपने पीडीएम की बात की है तो कल इंशाल्लाह देखेंगे जिस तरह से हमें अवाम से मिला है, अवाम इनसे छुटकारा चाहती है, और हर चाहे वो मुल्तान का जलसा हो जो आपको लगेगा कि मुल्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर में था, जिस तरह से अपोजिशन के ऊपर चार्जेस लगाए, और उसके बाद लाहौर का जलसा आपने देखा है, आपको अवाम का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इसके बाद अब जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास हमने जमा करा दिए। जैसे ही पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई डिसीजन आएगा हो जाएंगे, और आगे आपको पता है कि लॉन्ग मार्च का फाइनल हो गई है, वो भी अनाउंस हो गई है, तो इंशाल्लाह आगे जैसे ही कोई ऑप्शन आप देखेंगे, आप देखेंगे। मैं आज ये भी बता दूं और शायद नॉलेज में भी होगा चूंकि कौमी असेंबली है कि 10 फरवरी से 10 फरवरी से सरकारी मुलाजिम ऐलान करने का आज जो है वो जितने भी सरकारी मुलाजिम ओवरऑल बात कर रही हूं, आज भी इस्लामाबाद जो है वो धरना हो रहा था, कायदा तौर पे कहा जा रहा है कि हो जाएगी, कैसे हो जाएगी नहीं धरने की मैं अगर धरने की मैं देखूं, धरने की अगर मैं देखा धरना वहां हो चुका है, रेडियो पाकिस्तान लोगों का हो टीचर्स का हो चुका है, वहां पे उसके बाद अभी जिन्होंने एमटीआई लगाया है उस पे भी हो चुका है, और अभी जो गवर्नमेंट का उनका भी धरना हम छोड़ के वापस आए, वो तो ओवरऑल वो तो इस्लामाबाद के थे, लेकिन अब ओवरऑल पाकिस्तान के सारे मुलाजिमीन जो हैं क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों जायज और जो जायज बात है, मेरी बहन बोल रही है कि यहाँ भी होता है, तो यहाँ भी हो जाएंगे मेरी बहन बोल रही है, मेरी बहन बोल रही है कि यहाँ भी हो रहा है, लेडी के साथ क्या किया उन पे कि इन्होंने क्या तशद्दुद सब किया। बिल्कुल उनके साथ हम खड़े हुए थे, साथ होते यहाँ असेंबली के सामने वहाँ उनके साथ बात बैठेंगे, उनके साथ जायज मुतालबात जो जायज मुतालबात बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी गवर्नमेंट उनके साथ बैठेगी और उनके मसले हल करेंगे। इनको सियासत नहीं करने देंगे, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मेरी बहन चाइना के प्रेसिडेंट ने आना, उनका जो आने का था वो कैंसिल हुआ इनके धरने की वजह से। जब टर्की के प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में इन्होंने बायकॉट किया था, हरकतों की वजह से अपने सारे ममालिक इस्लामी ममालिक या कोई भी ममालिक हो इनको छोड़ चुके। किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, दो दिन पहले की बात है, 5 तारीख को नजर आ गया कश्मीर में, नजर आ गया 11 पार्टियां मिलकर ना बन सके और अकेले इमरान खान के ये तो दुआ लाहौर के अंदर इनके पाकिस्तान नून के पास है 5000 लोग ना निकाल सके लाहौर के अंदर। दुआ करे कि वो अपने आगे लाके पाकिस्तान
सरकारी मुलाजमीन को लेके आते हैं। चले चले बस खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया, मुझे 2 मिनट बाद दें। सिंपल ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पंजाब में लोकल बॉडीज को कौन से कानून के मुताबिक किया और क्यों किया? क्या पंजाब में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में अगर हैं तो वहाँ में अगर हैं तो वहाँ पूरे उसमें बलूचिस्तान में भी है और आर्मी भी है और केपी के में भी। खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं आप मैं सिंपल एक बात कहता हूँ कि फिर वही बात आ जाती है कि जब मैं टॉक शो में अमूमन अवॉइड इसलिए एंड जो होता है ना बड़ा खराब होता है। मैं उसके हर आदमी को बारी के हिसाब से बोलना चाहिए। नंबर 2 कहता हूँ कि खुदा के लिए आयन से खेलना बंद। क्योंकि आप इक़्तिदार में ये इक़्तिदार नहीं है, इक़्तिदार तो किसी और के पास है। आपको पता है बात है कि कौन आपको बेहतर का जलसा है और उसके बाद लॉन्ग मार्च मुल्क में और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसका इंतजार है। इसी के साथ मेजबान इजाजत पाकिस्तान जिंदाबाद।